अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आकाश अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक मराठी पैकेज के ऊपर काम कर रही है और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ज़िम्मेदारी वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न अहद चीमा के स्पुर्द कर दी है और उनको ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं इनको किस तरह मज़ीद कम किया जा सकता है, ख़ास तौर पर विद होल्डिंग टैक्सेस को, और साथ ही साथ जो लोग अपनी पहले मकान ख़रीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं उनको किस तरह हुकूमत पाकिस्तान जो है आसान शराइत के ऊपर कर्ज़े दे सकती है मॉर्टगेज के हवाले से। ये जो टास्क फोर्स है इस वक्त काम कर रही है, लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है कि कब ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज है, मराठी पैकेज है, ये कब आएगा। तो इस हवाले से आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स के मेंबर मोहम्मद एहसन मलिक साहब। सर, फरमाएगा कि ये पैकेज कितना इसके ऊपर काम हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास, इस पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है। जो लास्ट मीटिंग थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 चीज़ें ऐड ऑन करवाई, जैसे आपने जिक्र किया कि एक तो मॉर्टगेजेस के ऊपर काम हो और लोगों को आसान शराइत पे घरों के लिए कर्जा मिले, कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा मिले लॉन्ग पीरियड के लिए, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। प्लस जो इसके अलावा आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमैन, जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, लेबर है, उनको रोज़गार मिले, उसके लिए मज़ीद आसानियां पैदा की जाएं। तो उसके लिए उन्होंने अहद चीमा साहब को टास्क किया है कि आप इसको फाइनल शेप में ले आएं और ला के आप एक दफ़ा प्रेजेंट करें और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए हम IMF के पास चले जाएं। आधा पैकेज पोर्शन तैयार हो गया है। उसके अंदर जो लास्ट मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसने 2-3 चीज़ें ऐड ऑन करवाई और मज़ीद बेहतरी के लिए प्राइम मिनिस्टर की सोच ये है कि एक ड्राफ्टमैन, आर्किटेक्ट, लेबर, कॉन्ट्रैक्टर सबको रोज़गार मिले और एक आम आदमी जिसके पास अपना घर या अपनी छत नहीं है उसको मिलनी चाहिए। मॉर्टगेजेस पे काम हो रहा है कि आसान शराइत पे उनको कर्जे दिए जाएं। जो आधा पैकेज तैयार हुआ है उसमें क्या क्या आप चीज़ें तैयार हो चुकी हैं? उसमें जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, एक मुख्तलिफ मीडिया उसको प्रेजेंट करता है कि शायद कोई टैक्स एमनेस्टी दी जा रही है, कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं है। बेसिकली विद होल्डिंग टैक्सेस को कम किया जा रहा है। उसकी भी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लास्ट बजट में इस सेक्टर को हैविली टैक्स किया गया, जिसकी वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल आई और उसके बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से गवर्नमेंट पे प्रेशर आया कि आप डिमांड क्रिएट करवाएं ताकि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन चले, जिसके ऊपर ये टास्क फोर्स बनी और जो पॉजिटिवली काम कर रही है। कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको हुकूमत कम कर रही है? जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं 236K है, उसकी तजवीज़ है उसको 0.50% कर दिया जाए। जो 236C है उसकी परसेंटेज 1.5 से 2% करने की तजवीज़ है। FED को टोटल एबॉलिश करने की तजवीज़ है। 7E की मॉडिफिकेशन की जा रही है, उसकी लिमिट बढ़ाई जा रही है। उसके अंदर नॉन डेवलप प्रॉपर्टी को बाहर निकालने की तजवीज़ है। इस तरह मतलब काफ़ी बेहतरी है। मुझे नहीं लगता जो मीडिया ने पिक्चर पेंट की। जो अभी आधा पैकेज रहता है वो क्या है, किसके ऊपर काम कर रही है? मॉर्टगेजेस के ऊपर, बैंक लोन्स के ऊपर काम कर रही है, फर्स्ट बायर के ऊपर काम कर रही है कि एक आदमी जिसके पास पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी बाय करे तो उसको परचेज करते वक्त और सेल करते वक्त फर्स्ट प्रॉपर्टी पे उसको टैक्स चार्ज ना किया जाए। इसका मैकेनिज्म अहद चीमा साहब को कहा गया है कि वो तैयार कर ले विद इन अ वीक और 10 डेज के अंदर। तो फिर फाइनल जो तजवीज़ होंगी वो करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट हो जाएंगी। अच्छा, इसके ऊपर हमने देखा है जो अभी टैक्स कवानीन तरमीमी बिल आया था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया था। अगरचे वो कानून जो है वो मंजूर नहीं हो सका तो उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी सेक्टर की बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थी और ये ख़दशा था कि अगर ये कानून मंजूर हो जाता तो फिर ये जो पैकेज है ये पूरा का पूरा ही रुक जाता। जी बिल्कुल नहीं, पैकेज बिल्कुल अफेक्ट ना होता, लेकिन ये चेयरमैन FBR साहब या फाइनेंस डिवीजन का एक माइंडसेट आप कह लें, वो फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर को ख़त्म करके एलिजिबल और नॉन एलिजिबल का क्राइटेरिया लेकर आना चाह रहे थे, जिसको हमने थोड़ा बहुत टास्क फोर्स में भी डिस्कस किया कि आप एक दफ़ा लोगों को आने दें, उसके बाद आप उनको क्वेश्चन करें कि भाई आपने ये एसेट
किस सोर्स से परचेज किया है। बट हमारे यहाँ आपको पता है लोगों का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने शायद लम से डिग्रियां तो कर ली हैं, बट ग्राउंड पे उनका एक्सपीरियंस जीरो होता है। मतलब आप कैसे मतलब मैं पाकिस्तान में एज ए नॉन फाइलर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, मैं लंदन में कर सकता हूँ, मैं दुबई में कर सकता हूँ, तुर्की में कर सकता हूँ। तो मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं भाई? जो पाकिस्तान का पैसा है उसको पाकिस्तान में रहने दें, उसको कैपिटल फ्लाई मत करवाएं। लेकिन एक जो मसला आ रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, लोग ये कहते हैं कि इसमें सारा काम कैश के ऊपर होता है, तो ये कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगी, नहीं होगी, कब तक होगी? वकास भाई, इसका टोटल मुर्दे इल्ज़ाम एफबीआर है। जहाँ पे कैश पे काम होता है उन सोसाइटीज़ की, उन एरियाज़ की एफबीआर वैल्यूएशन नहीं है। तो वो नलायकी कंस्ट्रक्शन या हाउसिंग सेक्टर की तो नहीं है, वो काम एफबीआर का है। बाकी जिन एरियाज़ की एफबीआर वैल्यूएशन है वहाँ पे प्रॉपर सेलर और बायर टैक्स पे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं, इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होती है, इकोनॉमी को उसका शेयर दिया जाता है। बट ये एक परसेप्शन, नेगेटिविटी, दो ग्रुप्स की लड़ाई है। लेकिन अगर किसी भी शहर में अगर फ़र्ज़ किया कोई भी बंदा 2 करोड़ का प्लॉट या मकान ख़रीदने जाता है तो ज़्यादातर उसके पास पैसे कैश में होते हैं, तो एफबीआर ये पूछता है कि आपने ये पैसा कहाँ से लिया है। ये रवैया ठीक है? नहीं, बात ये है, मैंने आपसे कहा ये इन्वेस्टमेंट उन जगहों पे हो रही है कैश की जहां पे एफबीआर वैल्यू नहीं है। मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे एरियाज बता सकता हूं कि जहां पे आज नहीं सर, इस्लामाबाद में अगर कोई भी शख्स 2 करोड़ की चीज़ ख़रीदना चाहता है या 1 करोड़ की ख़रीदना चाहता है तो एफबीआर ये उसको क्यों इजाज़त नहीं देता कि आप ये कैश में परचेज़ कर लें, या कम अज़ कम इसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ना पूछा जाए? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये इजाज़त दे दी जाए तो ये सारी की सारी चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी। बात ये है क्यों ना पूछे एफबीआर। और पहली बात ये, आप कह रहे हैं 2 करोड़ का प्लॉट परचेज करता है, तो जब वो परचेज करता है तो क्या जो परचेजर है वो 236 के पे नहीं कर रहा? गवर्नमेंट के पास उसकी डिटेल नहीं जा रही? जो सेल कर रहा है वो 236 सी पे कर रहा है, उसकी डिटेल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही। तो ये तो एफबीआर का काम है पूछना, ये इस सेक्टर के लोगों का काम तो नहीं है। अगर इनसे काम नहीं हो रहा तो हमारे वाले कर दें, हम करके दे देते हैं, 3 महीने में सारी चीजें आपको ठीक कर देते हैं। एफबीआर के पास एक प्रपोजल है कि अगर कोई भी शख्स 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उससे पूछगछ नहीं होगी, ये इस वक्त है। लेकिन एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है और दी गई है कि 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के ऊपर पूछगछ नहीं होनी चाहिए। आरिफ हबीब साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने टास्क फोर्स की मीटिंग में ये रिक्वेस्ट की कि ये आप 5 करोड़ रुपए की तक की वेल्थ रिकंसिलिएशन की परमिशन दें, क्योंकि मुशर्रफ दौर में आपने 2 साल की एक दफ़ा दी थी। आरिफ हबीब साहब बड़े सीजनड आदमी हैं, नॉलेजेबल आदमी हैं, बट उनको ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए कि इस वक्त हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम ऐसी डिमांड करके बाकी चीज़ों को भी बैक बेंच पर डालने वाली बात है। बट इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन एफबीआर को ड्यूटी असाइन की कि वो 2-3 इंस्टीट्यूशन से इस पे वर्किंग करवा लें कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है। इसको उस स्टडी या रिसर्च के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। बट हमारी प्रायोरिटी इस वक्त कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग का वो पैकेज है जिस पे हमारी बातचीत हुई है और जो पॉजिटिव वे में चल रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय 15 मार्च प्लस माइनस में अगर कोई भूचाल ना आए तो इंशाल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 15 मार्च से यानी कि बजट से 1-2 महीने पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्सेस भी कम हो जाएं और किसी तरह ये जो पैकेज है ये लॉन्च हो जाए, ये मुमकिन आपको लगता है? क्योंकि आईएमएफ का फिर दबाव होगा कि टैक्सेस आप क्यों कम कर रहे हैं। वकास साहब, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, हम टैक्स कम नहीं कर रहे, हम विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, जिसपे आईएमएफ का अपना कंसर्न है कि भाई आप लोगों से एडवांस टैक्स ले लेते हैं, हमें बुक्स में शो कर देते हैं, आप लोगों को रिफंड ही नहीं करते हैं। तो बेसिकली उस ट्रांजैक्शनल टैक्स को कम करने की बात है। कोई टैक्स हॉलिडे नहीं मिल रही है। मेरे ही पैसे हैं जो मुझसे आप एडवांस में लेते हैं और जो आपने मुझे वापस करने होते हैं, उसकी जगह हम साल के बाद जो सीजीटी पे करते हैं सेल के वक्त 15% जो पैरेलल तमाम तबकाती निज़ाम के साथ है, जो इस बजट में हुआ, वो आपने पे करना है। हम उसको तो टच ही नहीं कर रहे। हमने उसके ऊपर तो कोई डिमांड ही नहीं की है कि आईएमएफ उस पर ऑब्जेक्शन कर पाए। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक इकोनॉमी है या काला धन है जिसको ये वाइट कर लेते हैं। ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है?
میں اس کو صرف اس حد تک درست مانتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے جو جان بوجھ کے پرسیپشن بلڈ کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ مائنڈ کے لوگ ریل اسٹیٹ کے اگینسٹ، ہاؤسنگ کے اگینسٹ کام کرتے ہیں کہ جی آپ ریل اسٹیٹ کو پنپنے نہ دیں، کنسٹرکشن کو پنپنے نہ دیں، کہ ان کے ذاتی مفاد پاکستان کے مفاد سے اوپر ہوتے ہیں. باقی جہاں تک رہی بات بلیک منی کی، کالا دھن کی، تو یہ 14 ایجنسیاں ملک میں سو رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. پکڑے آج کل تو ویسے ہی ایف آئی اے بڑی ایفیشینٹ ہوئی ہوئی ہے، کراچی میں ڈفرینٹ لوگوں کو پکڑ رہی ہے کہ بھائی آپ نے یہ ٹرانزیکشن کی، آپ نے یہ پیسے باہر بھجوائے. تو بھائی یہ پہلے بھی کام کر لیتے. آپ نے ہمیشہ اس وقت کام کرنا ہوتا ہے جب پانی اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. احسن ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جو پراپرٹی سیکٹر کے لیے پیکج ہے یہ 15 مارچ یا کم از کم 1 اپریل تک آیا جائے گا. حکومت اس میں سنجیدہ ہے. حکومت کوئی پراپرٹی سیکٹر کو سہانے خواب نہیں دکھا رہی، نہ کوئی لالی پاپ دے رہی ہے. حکومت سنجیدگی کے ساتھ اس پیکج کے اوپر کام کر رہی ہے. اور جیسا کہ اب پراپرٹی سیکٹر کے جو اندر کے لوگ ہیں جو ڈیلی یہ بتاتے ہیں کہ بوم آئے گا 2025 میں، اس پیکج کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں پراپرٹی سیکٹر میں بوم آتا ہے یا پھر نہیں.